ओके हेलो। तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में डिफरेंशिएट करेंगे। क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और क्या होता है एमॉर्फस सॉलिड्स, ये तो पिछली क्लास में देख लिया और बेसिक छोटी छोटी बातें इनके बारे में जान ली। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे और इनके बीच में एक्चुअल क्या क्या डिफरेंस है वो देखते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम जो सबसे पहली जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। क्या है मेल्टिंग पॉइंट? तुम्हें मालूम है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जहां पे कोई सॉलिड क्या होने लगे, मेल्ट होने लगे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफी शार्प होता है। शार्प का क्या मतलब है? अगर मैंने बोल दिया कि वो 900 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होगा तो वो 900 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगा। 1 डिग्री 2 डिग्री का फर्क हो सकता है बट ज्यादा डिग्री का फर्क नहीं होगा। एकदम शार्प पॉइंट पे वो क्या करने लगेगा, मेल्ट करने लगेगा। बट वही एमॉर्फस सॉलिड्स की बात करें तो होता है इनका ना थोड़ा सा वेरी करता है, काफी एक बड़े टेम्परेचर पे उनका वेरी करता है। 30-40 डिग्री तक ये क्या करने लगता है, तो पहले से ही पिघलना शुरू कर देता है। सराउंडिंग्स के हिसाब से उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, काफी चीजों पे डिपेंड करता है। मतलब एक परफेक्ट टेम्परेचर नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ यही है, ये NaCl को मेल्ट किया जा रहा है। अब NaCl का जो बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 801 डिग्री सेल्सियस होता है, एकदम फिक्स, एकदम शार्प, परफेक्ट होता है। बट अगर मैं ग्लास के मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 1700 डिग्री सेल्सियस होता है, 1734 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्सीमेटली होता है, कोई परफेक्ट नंबर नहीं होता। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बिल्कुल ही क्या होगा, शार्प होगा, एकदम शार्प होगा। बट एमॉर्फस सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होगा, थोड़ा सा क्या करता है, वेरी करता है, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में थोड़ा सा वेरी करता रहेगा। ठीक है, तो ये था सबसे पहला डिफरेंस किन किन के बीच में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में। अब देखो नेक्स्ट सॉलिड्स है उनका नेचर। क्या है नेचर? अब तुम बोलोगे नेचर का मतलब क्या है, तो नेचर में सबसे पहली बात क्या आती है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ट्रू सॉलिड्स होते हैं, मतलब वो पैदा ही सॉलिड हुए होते हैं। मतलब जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बने थे तब से ही वो सॉलिड है। बट एमॉर्फस सॉलिड्स को क्या होता है, हो सकता है वो नकली सॉलिड हो। सूडो का मतलब होता है नकली, फॉल्स, ठीक है ना। तो सूडो का मतलब होता है नकली, नकलू लिख गया है, नकली सॉलिड्स होते हैं, या फिर कह सकते हो सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन देख सकते हो, ये रबर की प्रोडक्शन है, तो रबर बेसिकली थोड़ा सा लिक्विफाइड फॉर्म में होता है। या फिर तुम ग्लास का भी एग्जांपल ले सकते हो, ग्लास को ना सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोला जाता है। होता क्या है कि तुम ग्लास भी एक तरीके से लिक्विड को ही बहुत ठंडा कर दिया तो वो ऐसा बन गया। इसका एक बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है तुम्हारे NCERT में, और तुमने खुद नोटिस कभी किया हो, कभी बहुत पुरानी हवेलियों में जाओगे तो तुम नोटिस करोगे जो ग्लासेस होते हैं वो नीचे से बेंड हो गए होते हैं। अब बेंड हो रहे होते हैं क्यों? क्योंकि ऊपर से ग्लास जो है वो बहुत लंबे समय में क्या हो जाता है, पिघल के नीचे आ जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो लिक्विड है। लिक्विड का काम क्या होता है, फ्लो करना, तो बहुत लंबा टाइम लगता है, वो बात अलग है। तो खैर यहाँ पॉइंट क्या है, पॉइंट पूरा ये है कि नेचुरली ये ट्रू सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ट्रू सॉलिड्स होते हैं, पैदा ही सॉलिड हुए होते हैं, NaCl एग्जांपल के तौर पे। बट एग्जांपल यहाँ पे अगर रबर का लो तो रबर कोई ट्रू सॉलिड नहीं है, उसको सॉलिड बेसिकली बनाया गया है। ठीक है, या तो वो सूडो सॉलिड होगा या फिर सुपर कूल्ड लिक्विड होगा, या लिक्विड होगा उसको सॉलिड कन्वर्ट किया गया, या फिर एक फॉल्स सॉलिड होगा, टेम्परेरी टाइम के लिए सॉलिड, ऐसा कह सकते हो। ठीक है ना। अगली जो प्रॉपर्टी है वो बड़ी खास है, यानी ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं बट फिर से एक बार बात करेंगे। ये ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट जो तुम अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का देखोगे तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज मतलब एकदम जो पैटर्न है या फिर इसका ऑर्डर है, अरेंजमेंट, वो बहुत ही जस्टिफाइड, मतलब मस्त एक ऑर्डर फॉर्म में लगा हुआ है। वो बहुत देर तक उसका ऑर्डर मस्त चलता जा रहा है, बहुत पूरे क्रिस्टल में, बल्कि इसका जो ऑर्डर है वो फिक्स रहेगा, एकदम मस्त क्रिस्टल बनता है इसका। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहां से क्रिस्टल शुरू हो रहा है, यहां पे यहां तक जाके खत्म हो रहा है। पूरे क्रिस्टल में इसके जो पार्टिकल्स है वो ऑर्डर्ड फॉर्म में रहेंगे। बट एमॉर्फस सॉलिड की बात करें तो उसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। थोड़ी देर तक तो रूल फॉलो होगा, फिर थोड़ी देर बाद वो रूल फॉलो होना बंद हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो थोड़ी देर तक रूल फॉलो होगा, फिर रूल फॉलो होना बंद हो जाएगा। ये बात होती है किसके अंदर, एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, यानी इनकी प्रॉपर्टीज पूरे के पूरे सॉलिड में, क्रिस्टल में फॉलो हो रही होती है। एमॉर्फस सॉलिड्स में पूरे में वो एक ही चीज को वो फॉलो नहीं कर पाता, उसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। पार्टिकल्स अरेंज नहीं होते पूरे मतलब पूरे सॉलिड में, थोड़ी देर तक तो है फिर नहीं है, थोड़ी देर है फिर नहीं है, ये वाली बात है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है या फिर शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। ओके, अगली
अगली प्रॉपर्टी बड़ी ही खास है और वो क्या है, क्लीवेज प्रॉपर्टी। अब क्लीवेज प्रॉपर्टी बेसिकली होता क्या है कि जब भी तुम सॉलिड को कट कर रहे हो, जैसे ही तुम उसको कट कर रहे हो तो जो कट रहा है वो कैसे कट रहा है, बिल्कुल मस्त एकदम चिकना चिकना कट रहा है या खुरदुरा खुरदुरा कट रहा है। तो तुम नोटिस करोगे जब भी तुम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कट करोगे तो क्या होता है, एकदम प्लेन सर्फेसेस देंगे वो और स्मूथ सर्फेसेस देंगे तुम्हें। क्यों? क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एकदम परफेक्ट होता है, काटोगे एकदम प्लेन सर्फेस तुम्हें मिलने को मिलेगा, बहुत सिंपल। बट वही अमॉर्फस सॉलिड्स को जब तुम कट करोगे तो उनको कट करने पे एकदम प्लेन सरफेस नहीं मिलता, थोड़ा खुरदुरा खुरदुरा सरफेस मिलेगा। ये एक एक्चुअल ग्लास है, जो हम ग्लास बनाते हैं ना, जो घरों में यूज करते हैं, वो एक्चुअल ग्लास नहीं होता। तो तुम उसकी कटिंग को मत लेना कि भैया मैं तो ग्लास कटवाने जाता हूं एकदम सीधा कटवा लेता हूं, वो अलग चीज है। ये एक्चुअल एक नेचुरल ग्लास है। अब इसको देखोगे ये खुरदुरा कट रहा है कि नहीं, वही वाली बात है। तो अमॉर्फस सॉलिड्स इतनी आसानी से मतलब बिल्कुल प्लेन नहीं कटते, बट वही जब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को हम काटते हैं, मतलब उनको कट करते हैं, एकदम स्मूथ सरफेस देंगे और न्यूली मतलब उनका जो नया सरफेस होगा वो एकदम स्मूथ होगा। ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड्स का ऐसा नहीं होता, थोड़ा खुरदुरा खुरदुरा तुम्हें देखने को मिलेगा। समझ में आ गई बात? अगली प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और वो क्या है, एनआइसोट्रोपी। एनआइसोट्रोपी का क्या मतलब है, यहां पे जब भी तुम किसी सॉलिड को काट रहे हो, जब भी तुम किसी सॉलिड को काट रहे हो तो किस डायरेक्शन में काट रहे हो। जैसे यहां पे एक डायरेक्शन है ए से बी तक, अगर तुमने उस सॉलिड को इस डायरेक्शन में काटा और दूसरा डायरेक्शन है सी से लेकर डी तक, तो दोनों डायरेक्शंस में जब तुम काट रहे हो तो उसकी प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आ रहा है, इस डायरेक्शन में क्या चेंज आ रहा है, इस डायरेक्शन में, मतलब समझ में नहीं आया होगा। होता बेसिकली क्या है, एनाइसोट्रोपिक नेचर का मतलब क्या है, मान लो किसी एक प्रॉपर्टी को लेके चलते हैं, यहां हम मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके चल रहे हैं हम, ठीक है, लाइट वाला याद है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेके चलते हैं। अब किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कटो तो जैसे तुम उसको कट करोगे ना, तो इस डायरेक्शन में कट करोगे अलग तरीके का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें देखने को मिलेगा, इस डायरेक्शन में कट करोगे अलग तरीके का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने को मिलेगा। मतलब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरीके का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका पार्टिकल का अरेंजमेंट ही इतना डिफरेंट है। तुम खुद सोचो, जब उसने सी और डी वाली लाइन से काटा, जब सी और डी वाली लाइन से काटा, तो यहां पे देख सकते हो मोटा मतलब बड़ा पार्टिकल छोटा पार्टिकल, बड़ा पार्टिकल छोटा पार्टिकल, मतलब ऐसे सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं तुम्हें, बड़ा पार्टिकल छोटा पार्टिकल बड़ा, इस लाइन के उधर बड़ा छोटा है कि नहीं, और यहां पे भी बड़ा छोटा ऐसे। बट वही अगर तुम ए और बी वाली लाइन को जरा ध्यान से देखो, ए और बी वाले, तो इस राइट साइड पे सारे बड़े पार्टिकल्स हैं और लेफ्ट साइड पे सारे छोटे पार्टिकल्स हैं। मतलब जब तुम पार्टिकल को काट रहे हो तो पार्टिकल मतलब उस लाइन के लेफ्ट और राइट में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि उसका अरेंजमेंट एकदम परफेक्ट रहता है, कोई मतलब एकदम फिक्स रहता है। तो इस डायरेक्शन में काटोगे अलग तरीके से कटेगा, इस डायरेक्शन में काटोगे अलग तरीके से कटेगा। इस वजह से जो प्रॉपर्टीज शो करता है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट होती हैं। इसी को बोलते हैं एनाइसोट्रोपिक। क्या बोलते हैं? एनाइसोट्रोपिक। मतलब ये हर डायरेक्शन में जब उसको कट करते हैं वो सेम प्रॉपर्टी शो नहीं करता। इस बार ये सेम प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, जो कि एमॉर्फस सॉलिड्स बिल्कुल करता है। यानी जब उसको डिफरेंट डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में काट दो, जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा या फिर कोई और प्रॉपर्टी भी रहेगी, वो क्या रहेगी? सेम होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत डिसबैलेंस्ड है। उसके पार्टिकल्स ऑलरेडी, कहीं से भी काट दो उसको फर्क नहीं पड़ता। इसको बड़ा फर्क पड़ जाएगा, इसको काफी फर्क पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्शन के हिसाब से काट रहे हैं। अगर डिफरेंट डायरेक्शन रखोगे, अलग डायरेक्शन में काटोगे, तो अलग अलग तरीके की प्रॉपर्टीज शो करेगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करेगा। इसी को एनाइसोट्रोपिक बोलते हैं। और अगर हर डायरेक्शन में काटने के बाद सेम प्रॉपर्टी शो करेगा तो उसको आइसोट्रोपिक बोलते हैं। क्या बोलेंगे? आइसोट्रोपिक इन नेचर। समझ में आ गई बात? सिंपल सी बात। बट ये आइसोट्रोपी वाली जो प्रॉपर्टी है वो काफी क्या है? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आखिरी जो हमारी प्रॉपर्टी वो क्या है? हीट ऑफ फ्यूजन। अब हीट ऑफ फ्यूजन तुमने 10th क्लास में पढ़ा है, बट मैं हूं ना, मैं वापस बताऊंगा तुम्हें। किसी भी सॉलिड को कितनी हीट देनी पड़ेगी, कितनी हीट तुम्हें देनी पड़ेगी ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, बिना अपना टेम्परेचर गवाए। मान लो इस सॉलिड का 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब आइस है, ये आइस का 0 डिग्री और इसका भी 0 डिग्री ही सेल्सियस है। मतलब टेम्परेचर बिल्कुल ना गिरे, बट स्टेट चेंज हो जाए, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, बट टेम्परेचर में ना चेंज हो। इसी को हम हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। छोटी सी क्लास में तुमने पढ़ा है, बट मैंने फिर से तुम्हें बता दिया। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होता है? होता यह है कि यहां पे दे हैव अ डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एकदम परफेक्ट
सेम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन होता है। यानी ये वाले देख रहे हो टेम्परेचर ऑफ हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब इस ग्राफ को बहुत डिटेल में तुम्हें नहीं समझना, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए मैंने एक हल्का सा इसका छोटा सा हिस्सा बनाया हुआ है। यहाँ पे तुम इसका नोटिस करोगे कि ये इस लाइन में पूरा का पूरा 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 एक स्ट्रेट लाइन है। वो ये स्ट्रेट लाइन ये शो कर रही है कि ये चेंज नहीं हो रहा है। जो तुम्हें हीट देना ही है, जो तुम्हें हीट देनी है, जो टेम्परेचर देना है, उसकी वैल्यू तुम्हें चेंज नहीं करनी पड़ रही। किस केस में? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में। अगर उसको तुम्हें सॉलिड से लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो, अगर उसे सॉलिड से लिक्विड में अगर कन्वर्ट करना है तो उसकी वैल्यू को तुम्हें चेंज नहीं करना पड़ रहा, सेम है पूरे टाइम पे सेम है। ठीक है, ये ग्राफ ये शो कर रहा है। यानी हीट ऑफ फ्यूजन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए एकदम डेफिनेट रहता है, एकदम सेम रहता है, पहली बात तो ये। बट एमॉर्फस सॉलिड्स के लिए वो सेम नहीं रहता, वो थोड़ा सा क्या होता है, वेरी करता है। थोड़ा सा क्या करता है, वेरी कर रहा होता है, ऐसे चेंज हो रहा है। अब ये ग्राफ इस तरीके का है तो वो ये बता रहा है कि यहाँ अलग टेम्परेचर है और यहाँ अलग टेम्परेचर। और बेसिकली ग्राफ तो सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए, कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट टेम्परेचर तुम्हें देने पड़ेंगे, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके तुम्हें हीट ऑफ फ्यूजन अचीव हो पाएगा। एक परफेक्ट टेम्परेचर से तुम हीट ऑफ फ्यूजन अचीव नहीं कर सकते। किस केस में? एमॉर्फस सॉलिड्स के केस में नहीं अचीव कर सकते। बट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के केस में एक डेफिनेट टेम्परेचर पे तुम्हें हीट मतलब वो मिल जाएगी जिससे उसका स्टेट बदल जाएगा। समझ में आ गई बात? ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। अब अगली क्लास में देखेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के कितने बाय पार्ट्स कह रहा हूं, कितने पार्ट्स होते हैं, ये अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, चलो बाय बाय।